वेरी गुड इवनिंग टू ऑल सोशल साइंस क्लास 10 स्टूडेंट। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस क्लास 10 के हिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड के कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को इस वीडियो में कवर करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, ये चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री से आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट चैप्टर। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। इसी के बाद मैं पावर शेयरिंग चैप्टर का भी वीडियो आज ही अपलोड करूंगा, राइट, जो कि सिविक्स चैप्टर नंबर 1 है। और मैं कोशिश करूंगा कि 2 मार्च तक, हिंदी का जिस दिन आपका एग्जाम है, सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक पहुंचा दूं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन फॉर ऑल योर बोर्ड एग्जाम्स। Do best preparation of social science and don't forget to like, share and subscribe my channel, as well as recommend my channel to all your friends who are preparing for the social science class 10 board exam. Take care everyone. Now you will hear my voice explaining the chapter the making of the global world. तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा अपना, द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन हाउ। सिल्क रूट एक अच्छा एग्जाम्पल है बहुत ही ज़्यादा प्री मॉडर्न ट्रेड का, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड से पहले की ट्रेड का, और कल्चरल लिंक्स का बिटवीन डिस्टेंट पार्ट, मतलब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। एक्सप्लेन हाउ, कैसे। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाउ डिड सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड, सिल्क रूट्स वर्ल्ड को कैसे लिंक करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। एक्सप्लेन विद 3 सुटेबल एग्जांपल्स। या ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज वेंट हैंड इन हैंड, ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज दोनों साथ में होता था। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ सिल्क रूट। या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिस्क्राइब एनी 3 फीचर्स ऑफ सिल्क रूट्स, आपको कोई भी 3 फीचर्स बताने हैं किसके, सिल्क रूट के, राइट। आंसर बेटा, the Silk routes are a good example of vibrant pre-modern trade and cultural links between distant parts of the world. This can be justified or proved through the following points. पहला पॉइंट क्या है, द रूट्स ऑन विच, जो भी रूट्स जिन पे कार्गोस जाते थे, कार्गोस मतलब शिप्स होते हैं, लार्ज शिप्स कैरी चाइनीज सिल्क, जिनमें चाइनीज सिल्क होता था, टू द वेस्ट, वेस्ट की तरफ, वर नोन एज सिल्क रूट। कहने का मतलब है, जिन भी रूट्स पे, जिन भी रास्तों पे कार्गोस जाते थे, मतलब लार्ज शिप्स जो कैरी करते थे चाइना का सिल्क, और वो वेस्ट की तरफ जाते थे, उन रूट्स को सिल्क रूट्स कहा जाता था। हिस्टोरियंस हैव डिस्कवर्ड सेवरल सिल्क रूट्स, हिस्टोरियंस ने अभी तक कई सारी सिल्क रूट्स डिस्कवर कर ली हैं, चाहे वो लैंड के ऊपर हो या समुद्र में हो। कवरिंग वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रीजन्स आते हैं एशिया के, जहाँ पे सिल्क रूट्स हैं। कनेक्टिंग एशिया विद यूरोप, एशिया को कनेक्ट करते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट के साथ और नदर्न अफ्रीका के साथ। सेकेंड है, इवन पॉटरी फ्रॉम चाइना, जो पॉटरी थी, मीन्स पॉट, मिट्टी के बनाए गए सामान, राइट, फ्रॉम चाइना, टेक्सटाइल, कपड़े एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ एशिया ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट। कहने का मतलब है, चाइना से जो पॉटरी आती थी और जो टेक्सटाइल स्पाइसेस इंडिया से आते थे या साउथ एशिया से, वो भी इसी रूट पे ट्रेवल होते थे अलग अलग कंट्रीज में ये सामान पहुंचाने के लिए। इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स, इसके बदले प्रीशियस मेटल्स आता था, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता था यूरोप से एशिया। तो कहने का मतलब क्या है, सिंपल है कि एशिया के लोग यूरोपियंस को पॉटरी देते थे, टेक्सटाइल देते थे, स्पाइसेस देते थे, राइट, और इन रिटर्न हमें क्या मिलता था, यूरोप से प्रीशियस मेटल्स मिलते थे, जिसमें गोल्ड और सिल्वर आता था। थर्ड पॉइंट है, अगर हम कल्चरली बात करें, सांस्कृतिक तौर पे, तो बुद्धिज्म इमर्ज फ्रॉम ईस्टर्न इंडिया, बुद्धिज्म ईस्टर्न इंडिया से इमर्ज हुआ एंड स्प्रेड इन सेवरल डायरेक्शंस थ्रू द सिल्क रूट। इसी के बाद आप क्या कहते हैं, जो इस्लाम था वो भी ये सिल्क रूट से ही स्प्रेड हुआ। दस सिल्क रूट नॉट ओनली प्लेड अ मेजर रोल इन लिंकिंग डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट ऑल्सो हेल्ड इन द प्रमोशन ऑफ ट्रेड। कहने का मतलब क्या है, सिल्क रूट ने सिर्फ अलग अलग हिस्सों को वर्ल्ड के कनेक्ट नहीं किया, बट ट्रेड का भी प्रमोशन किया, रिलीजन का भी प्रमोशन करने में या कल्चर का भी प्रमोशन करने में सिल्क रूट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। आई होप आपको ये आंसर अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारा, लिस्ट सम ऑफ द फूड आइटम्स दैट ट्रेवल्ड फ्रॉम फार अवे प्लेसेस टू इंडिया। कौन से फूड आइटम्स थे जो इंडिया में फार अवे प्लेसेस से ट्रेवल हुए, राइट, ये हमें बताना है। आंसर है सिंपल है, टोमेटो एंड स्वीट पोटैटो, पोटैटोज एंड ग्राउंडनट्स,
मेज़ और चिलीज़। ये वो फूड आइटम्स थे जो बहुत फॉरेन प्लेसेस से इंडिया में आए। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, समटाइम्स कभी-कभी द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। कोई भी नई क्रॉप है, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकती है लाइफ में और डेथ में। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन एसोसिएशन विद आयरलैंड पुअर पीजेंट। इस स्टेटमेंट को हमें आयरलैंड के गरीब किसानों के रेफरेंस में एक्सप्लेन करना है। आंसर है, न्यू क्रॉप्स लाइक पोटैटोज कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ इन द फॉलोइंग वेज। इट वाज़ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ हम्बल पोटैटो। जब से ये हम्बल पोटैटो का इंट्रोडक्शन हुआ था, तो यूरोप में जो गरीब लोग थे, वो अच्छा खाना खाने लगे थे। ईट बेटर, ज़्यादा खाते थे और ज़्यादा जीते थे। आयरलैंड पुअर पीजेंट्स बिकेम सो डिपेंडेंट। आयरलैंड के गरीब किसान इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए इस पोटैटो क्रॉप पे दैट व्हेन द पोटैटो क्रॉप वाज़ डिस्ट्रॉयड, जब पोटैटो की फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, एक बीमारी की वजह से, मिड 1840s में 100 और 1000 से ज़्यादा लोग पीजेंट्स जो थे आयरलैंड में, वो भूख से मर गए, स्टार्वेशन से मर गए क्योंकि उन्होंने और कोई अल्टरनेटिव क्रॉप अपनी एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं करके रखी थी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। जो पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने कब्जा किया था, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना, अमेरिका पे, हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद टू कॉन्सिक्वेंसेस। क्या दो रिजल्ट्स थे जब पोर्टुगीज और स्पेनिश कॉन्करर्स ने अमेरिका पे कब्जा किया था? आंसर है, द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका हैड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट है, द कॉन्क्वेस्ट लेड टू लार्ज स्केल प्लंडर ऑफ प्रीशियस मेटल्स। जब इन लोगों ने कब्जा किया तो जो अमेरिका में बेटा बहुत ज़्यादा जो मेटल्स अवेलेबल थे जैसे कि सिल्वर, इसका बहुत ज़्यादा उन्होंने प्लंडर किया, मतलब बहुत ज़्यादा इसको लूटा। विच फ्लोड इनटू यूरोप, जो वो यूरोप लेके गए अमेरिका से, जिससे कि वो अपनी ट्रेड को फाइनेंस कर सके एशिया से। अभी हमने सिल्क रूट में पढ़ा भी था कि एशिया से जितना भी सामान जाता था उसके बदले यूरोप हमें क्या देता था? प्रीशियस मेटल्स देता था, गोल्ड और सिल्वर। और ये सिल्वर यूरोपियंस कहाँ से लेके आ रहे थे? अमेरिका से लेके आ रहे थे जब उन्होंने अमेरिका पे कब्जा किया था, राइट? याद रखिएगा। इट ऑल्सो कॉज मैसिव डीपॉपुलेशन। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीपॉपुलेशन हुआ अमेरिका के लोगों का, क्योंकि ये यूरोपियंस स्पेनिश कॉन्करर्स एक डिसीज लेके गए थे जिसका नाम था स्मॉल पॉक्स। ये उन्होंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी और क्योंकि अमेरिका के लोग कई सालों तक आइसोलेशन में रहे थे, दे वर नॉट इन टच ऑफ द फॉरेन वर्ल्ड, तो व्हाटएवर द डिसीजेस दैट वर स्प्रेड इन आउटसाइड वर्ल्ड दे वर नॉट अवेयर ऑफ। ना उनके पास उसके लिए कोई अल्टरनेट वैक्सीन थी, मेडिसिन थी, ना उनकी बॉडी में इम्यूनिटी थी इन डिसीजेस से फाइट करने की, राइट? क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रेड एंड ह्यूमन हिस्ट्री। जैसे अमेरिका डिस्कवर किया जाता है क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा 1492 में, तो इसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड और ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया गया। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विद टू एग्जांपल्स। आंसर है, द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रेड एंड ह्यूमन हिस्ट्री इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, अमेरिका में जो वास्ट लैंड था, बहुत ज़्यादा जमीन थी, क्रॉप्स थी, मिनरल्स थी और सिल्वर था, जिसने यूरोप को रिच बनाया और उसे मदद की उसकी व्यापार को फाइनेंस करने में एशिया से। सेकंड है, न्यू फूड क्रॉप, नई फसलें जैसे कि मेज़ हो गया, पोटैटो हो गया, ये अमेरिका के लोगों ने ही सबसे पहले पैदा की थी दुनिया में। और ये जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई वर्ल्ड में, तो लोगों की डाइट इम्प्रूव होने लगी, लोगों का खाना इम्प्रूव होने लगा। व्हाइल द सर्च फॉर वेल्थ, खजाने की खोज में एक जगह के बारे में सुना जाता था अमेरिका में, एल डोराडो। ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन अमेरिका में कॉलोनाइज़ेशन करने के लिए गए या अपनी कॉलोनीज़ बसाने के लिए गए, जिससे कि उन्हें वो भी कोई एक वेल्थ को डिस्कवर कर सके और ओवरनाइट रिच बन सके, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। हाउ डिड यूरोपियंस हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, नॉलेज एंड कस्टम्स अक्रॉस यूरोपियन कंट्रीज? यूरोपियंस ने कैसे मदद की ट्रेड, नॉलेज और कस्टम्स को एक्सपेंड करने में यूरोपियन कंट्रीज में मिड 16th सेंचुरी में? ये हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है, इन एन एफर्ट टू डिस्कवर न्यू वेल्थ सोर्सेज। उन्होंने कोशिश की नई वेल्थ की सोर्सेज को ढूँढने की कि जिससे कि वो ज़्यादा और पैसा कमा सके। नेशंस एंगेज्ड इन ट्रेड एंड कॉलोनीज़। अलग-अलग जो नेशंस थे यूरोप के, वो एंगेज हुए एक-दूसरे के साथ व्यापार करने में और एक-दूसरे के लैंड को एक्वायर करने में, कॉलोनियलिज़्म में। सेकंड है, यूरोपियन ट्रेडर्स फाउंड द सी रूट। यूरोपियन ट्रेडर्स ने एक सी रूट ढूँढी एशिया में आने की एंड ओशन रूट ढूँढी अमेरिका जाने की इन द 16th सेंचुरी, है ना? थर्ड है, साउथ अमेरिकन माइंस प्रोड्यूसिंग सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मेटल फाइनेंस यूरोप ट्रेड विद एशिया। ये लगभग सेम ही रीजन है जो हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़े हैं। इसकी वजह से यूरोपियंस ने हेल्प की
अपनी ट्रेड नॉलेज और कस्टम्स को एक्सपेंड करने की अलग-अलग यूरोपियन कंट्रीज़ में। क्योंकि सिंपल सी बात है बेटा, जब स्पेनिश और पोर्टुगीज़ कॉन्करर्स फर्स्ट टाइम अमेरिका गए होंगे, तो वो जैसे ही रिटर्न गए होंगे और वो जब बहुत ज़्यादा वेल्थ के साथ गए होंगे, तो कई सारी बाकी कंट्रीज़ के लोगों ने भी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक कंट्री में सिर्फ़ उसी कंट्री के जो सिटीज़न्स रहते नहीं हैं, अलग-अलग कंट्रीज़ के सिटीज़न्स रहते हैं एक कॉन्टिनेंट में। तो उन्हें भी पता चला होगा कि एक डिस्टेंट लैंड खोजा गया है अमेरिका, जहाँ पे बहुत ज़्यादा वेल्थ है, तो वो लोग भी वहाँ पे आए होंगे। और जब वो लोग वहाँ पे आएँगे, तो उन्होंने भी वहाँ से ट्रेड की होगी, नॉलेज ली होगी, कई सारे नए कस्टम सीखे होंगे और वो फिर वापस अपने देश में जाके इंट्रोड्यूस किए होंगे, राइट? क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, हाउ डिड द स्मॉल पॉक्स प्रूव एज द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी? स्मॉल पॉक्स स्पेनिश कॉन्करर्स के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार कैसे बना 16th सेंचुरी में? स्मॉल पॉक्स प्रूव टू बी अ डेडली वेपन फॉर द स्पेनिश कॉन्करर्स इन द मिड 16th सेंचुरी। दिस कैन बी हाइलाइटेड थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। इस क्वेश्चन को हम इन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ही इंट्रोड्यूस हुआ, स्मॉल पॉक्स स्प्रेड रैपिडली अक्रॉस द अमेरिकन सबकॉन्टिनेंट। इट डेसिमिनेटेड एंटायर कम्युनिटीज, पूरे के पूरे समुदायों को उसने तबाह कर दिया, मेकिंग इट इजियर फॉर स्पेनिश टू कॉन्कर द अमेरिकन टेरिटरी, राइट? याद रखिएगा। एट्थ है, फूड ऑफर्स मैनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। जो फूड है, वो कई सारे एग्जांपल्स देता है लंबी दूरी के सांस्कृतिक एक्सचेंज के। इस आंसर को हमें सब एक्सप्लेन करना है एग्जांपल्स के साथ। आंसर है बेटा, ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू द लैंड दे ट्रैवर्स्ड। जो ट्रैवलर्स होते थे, जो घूमते थे इधर से उधर, और ट्रेडर्स व्यापारी, जो ये जिन भी नई ज़मीनों पे गए या लैंड्स पे गए, कंट्रीज़ में गए, वहाँ पे उन्होंने नई क्रॉप्स इंट्रोड्यूस की जिनको वो जानते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, नूडल्स ट्रैवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पैघेटी। नूडल्स ट्रैवल हुई वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन में चाइना से, जहाँ पे उनका नाम पड़ा स्पैघेटी। अरब ट्रेडर्स पास्ता लेके गए टू 5th सेंचुरी सिसिली, इटली में। सिमिलर फूड्स वर नोन टू द इंडियंस एंड जापानीज़ पीपल। और हम इंडिया में भी बेटा पास्ता खाते हैं, राइट? तो मतलब इंडियंस और जापानीज़ को भी इस फूड प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज थी। थस देयर वाज़ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब प्री मॉडर्न वर्ल्ड शुरुआत होने से पहले भी लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस कॉन्टैक्ट थे। लोग एक-दूसरे के देश में ट्रैवल करते थे, ट्रेड के पर्पज़ से, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से और नई डेस्टिनेशंस एक्सप्लोर करने के पर्पज़ से, राइट? पोटैटोज़, मेज़, टोमेटोज़, चिलीज़ वर नॉट नोन इन इंडिया। ये सारी क्रॉप्स इंडिया को नहीं पता थी। आज से 5 सेंचुरीज़ पहले ये क्रॉप तभी इंट्रोड्यूस हुई जब यूरोप और एशिया में पहले इंट्रोड्यूस हुई आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ अमेरिका बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। कहने का मतलब है, ये क्रॉप जब अमेरिका की खोज हुई, तो सबसे पहले तो इन क्रॉप का इंट्रोडक्शन हुआ यूरोप में, और जब यूरोपियंस एशिया में आए तो उन्होंने एशिया में इंट्रोड्यूस की, और इंडिया इज द पार्ट ऑफ एशिया। तो जैसे ही एशिया की कुछ कंट्रीज में ये क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई, तो ऐसे ही इंडियंस को पता चली, राइट? जब वास्को डिगामा ने सिल्क रूट एक्सप्लोर की थी इंडिया तक आने की, राइट? क्वेश्चन 9 है बेटा, व्हाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका? यूरोपियंस अमेरिका में क्यों भागे इन द 19th सेंचुरी? 3 कारण बताने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। पहला है, यूरोपियंस वर फेसिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर। यूरोप में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो वहाँ पे गरीबी और हंगर बहुत ज़्यादा था। ये एक प्रॉब्लम थी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज वर लिमिटेड, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा थी। अमेरिका हैड लेसर कॉम्पिटिशन। अमेरिका में लैंड बहुत था, पॉपुलेशन कम थी, तो वहाँ पे कॉम्पिटिशन नहीं था, इसलिए यूरोपियंस अमेरिका भागे इन सर्च ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। हंगर, डेडली डिसीजेज, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर कॉजिंग अ लॉट ऑफ डेथ। यूरोप में भुखमरी हो, डेडली डिसीजेज हो लाइक स्मॉल पॉक्स, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स हो, धार्मिक मतभेद हो, इससे कई काफ़ी ज़्यादा डेथ हो रही थी। यूरोपियंस फ्लेड टू अमेरिका टू सेव देयर लाइफ। कई सारी यूरोपियंस अपनी जान बचा के अमेरिका की तरफ भागे। सिंस अमेरिका वाज़ नॉट डेवलप्ड बाय द टाइम, अमेरिका इतना डेवलप नहीं हुआ था उस समय। हंग्री यूरोपियंस फ्लेड टू असर्ट देयर पावर ओवर अमेरिका टू अर्न मोर मनी। जो हंगरी यूरोपियंस थे, उन्होंने अपना शक्ति का यूज़ किया अमेरिका पे कब्ज़ा करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, राइट? लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इस चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का। क्वेश्चन 10th है, द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट एंड colonization in America were decisively underway by the mid 16th century, explain with examples। मतलब मिड 16th सेंचुरी के टाइम जो स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट था और कॉलोनियलिज्म था या कॉलोनाइजेशन था अमेरिका में, वो बहुत तेजी से शुरू था मिड 16th सेंचुरी में। ये हमें एग्जांपल से करना है। द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश कॉन्कर्ड अमेरिका थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ
lethal biological weapon in the form of germs of smallpox. पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने अमेरिका पे कब्जा किया एक बायोलॉजिकल वेपन का यूज करके इन द फॉर्म ऑफ जर्म्स, जिसे क्या कहा जाता था, स्मॉल पॉक्स। ये ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट है, स्मॉल पॉक्स वाज कैरीड टू अमेरिका ऑन द डियर पर्सन। स्मॉल पॉक्स एक अपने पर्सन के साथ वो लेके गए, मतलब जो लोग बीमार थे जिनको स्मॉल पॉक्स डिसीज थी स्पेनिश और पोर्टुगीज में, एंड इंट्रोड्यूस अमंग द नॉन इम्यून अमेरिकन। और इस डिसीज का इंट्रोडक्शन कर दिया उन्होंने अमेरिका में, जहाँ पे अमेरिकन पॉपुलेशन नॉन इम्यून थी, मतलब उनके अंदर इम्यूनिटी सिस्टम नहीं था इस डिसीज से फाइट करने का। द अमेरिकन्स कॉट द डिसीज विच लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मोस्ट ऑफ देयर कम्युनिटी। अमेरिकन पे इस डिसीज ने कब्जा कर लिया, जिससे कि बहुत ज़्यादा समुदायों का अमेरिका में डिस्ट्रक्शन हो गया। थर्ड है, द यूरोपियन एंड द स्पेनिश इन्वेडर्स वर बोथ इम्यून टू दिस डिसीज। यूरोपियंस और स्पेनिश का इसलिए कुछ नहीं हुआ क्योंकि दोनों के पास इम्यूनिटी थी इस डिसीज से फाइट करने की, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको फीवर आता है, ठीक है, तो कभी कभी आपको फीवर आता है, विदाउट मेडिसिन लेके आप ठीक हो जाते हो क्योंकि आपके बॉडी में इम्यूनिटी होती है टू फाइट करने की। कई लोगों को हम सुनते हैं कि फीवर आया एंड दे डाइड, मीन्स मतलब they do not have any kind of immunity to fight against the normal disease like fever, right? तो ये डिपेंड करता है बेटा कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, राइट, टू फाइट एनी डिसीज। आई होप आपको ये जो चैप्टर नंबर थर्ड हिस्ट्री मैंने एक्सप्लेन किया है, 10 क्वेश्चन, ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और चैप्टर्स की explanation के लिए don't forget to like, share and subscribe my channel. Recommend my channel to all your friends who are preparing for social science class 10 board exam 2026। इसके बाद मैं हिस्ट्री के रिमेनिंग चैप्टर्स के भी वीडियोस आपको टिल 2nd of March अपलोड कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ